आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के बारे में। क्वेश्चन बोला हुआ है आपसे कि व्हाई डज अ गैस नॉट पोजेस अ यूनिक और सिंगल स्पेसिफिक हीट एज लाइक सॉलिड और लिक्विड, जिनके स्पेसिफिक हीट जो होते हैं ना वो यूनिक होते हैं और फिक्स होते हैं। मतलब एक बार जो भी स्पेसिफिक हीट आपने डिसाइड कर दिया ना वही रहना है। बट गैस के केस में ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे इसके स्पेसिफिक हीट आते हैं। तो सवाल ये कि ऐसा क्यों, गैस के केस में ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है कि भाई आप डिस्कस करोगे लिमिट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, कि वो कौन सी लिमिट होती है जो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के केस में हम लेके चलते हैं। अब देखो, ऐसा तो मैंने कह दिया कि भाई गैस के केस में कोई भी यूनिक स्पेसिफिक हीट नहीं होती है, जितने मर्जी उतने स्पेसिफिक हीट बना लो। बट फिर भी एक लिमिट होगी ना कि हाँ यार 3, 4, 5 जो भी है ये गैस के स्पेसिफिक हीट होंगे, तो वो हम लिमिट्स में समझेंगे। तो आइए डिस्कस करें कि गैस के केस में स्पेसिफिक हीट क्यों नहीं होता यूनिक। तो कारण ये है कि जब आप गैस को हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो चेंज कर जाता है उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से। सो जितने हीट की ज़रूरत पड़ी थी आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम ऑफ गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से, वो फिक्स नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता फिक्स कि मान लो कि हमारे पास अगेन इस कंटेनर में हम गैस के मॉलिक्यूल्स फिक्स करते हैं। तो हमारे पास ये गैसियस मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब अगर आप इन गैसियस मॉलिक्यूल को ना टेम्परेचर दोगे तो होगा क्या, कुछ तो बहुत ज़्यादा राइज अप कर जाएंगे, कुछ जो है वो सरफेस पे रहेंगे। तो हर एक मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन पर फिक्स नहीं होता। इसके लिए गैस के सारे पार्टिकल्स को एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे आप राइज नहीं कर सकते। कुछ तो बहुत कम टेम्परेचर पे राइज हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पे राइज होते हैं। यानी कि गैस के पार्टिकल्स फिक्स नहीं होने की वजह से टेम्परेचर वैरी करता है, तो स्पेसिफिक हीट भी वैरी करेगा। ये बात समझ आ गई। चलो, तो इस केस के अंदर आपने ये चीज़ समझ लिया कि इनके पास फिक्स स्पेसिफिक हीट नहीं होने वाला। तो दैट इज अ गैस डज नॉट पोजेस अ यूनिक और सिंगल स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यहां तक समझ गए। अ गैस कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन अंडर विच इट इज हीटेड। तो गैस के बहुत सारे स्पेसिफिक हीट होते हैं, जिस मर्जी कंडीशन में आप उसको हीट करोगे वैसा ही इसका स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। ओके, इसको अगर आपको और डिटेल में समझना है तो इसके लिमिट्स को समझते हैं। जैसा हमने क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे कि भाई लिमिट्स की जब बात की जाएगी तो आप कंसीडर करो कि m मास का गैस आपने इनक्लोज करा रखा है एक फिक्स्ड सिलेंडर के अंदर, वो एयरटाइट सिलेंडर है और उसके ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन डाला हुआ है। ऐसा कुछ कि यार हमारे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने ऐसे पिस्टन रखा हुआ है इस तरीके से, और ये एयरटाइट सिलेंडर है और ये पिस्टन है, इसके अंदर आपने कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, लेट्स सपोज ये, ठीक है, इनका मास जो है वो m है। ठीक है, यहाँ तक आपको कंसीडर करना है। अब क्या करना है आपको कि अचानक से ना आप इसको कंप्रेस करोगे, सडनली आप इसे कंप्रेस करोगे। तो जब अचानक से आप इसे कंप्रेस करोगे तो होगा ये कि इसके पार्टिकल्स के अंदर एकदम से टेम्परेचर राइज कर जाएगा, क्योंकि जब चीज़ें कंप्रेस होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ओके, और कोई भी जो टेम्परेचर है वो बाहर की ओर लीक नहीं करेगा। जैसे धीरे धीरे कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे बाहर की ओर ऐसे लीक करता जाएगा, बट सडन कंप्रेशन करोगे ना तो कोई भी एनर्जी या हीट जो है वो बाहर की ओर लीक नहीं करेगा। ओके, तो आपको ये यहां तक समझ आ गया कि आपने इसमें कोई हीट सप्लाई तो किया नहीं, आपने हीट सप्लाई किया नहीं, इसका टेम्परेचर जो है एकदम से इंक्रीज कर गया, राइज कर गया। बट क्योंकि आपने हीट सप्लाई नहीं किया, केवल कंप्रेस किया, तो जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो है 0। अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है तो आप स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला अगर देखोगे जो कि होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई मास मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर, वहां पे डेल्टा क्यू आपको 0 पुट करना पड़ेगा। अब अगर आप डेल्टा क्यू 0 पुट करोगे तो फिर अगेन इस केस में C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो सडन कंप्रेशन के केस में जो भी स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है 0। पहला केस तो ये बन के आ गया। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज 0 ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंज। ये कैसा चेंज है, एडियाबैटिक। कैसे समझ में आया एडियाबैटिक? एडियाबैटिक का मतलब ये होता है कि भाई वॉल्स ने कोई भी टेम्परेचर बाहर जाने नहीं दिया। अगर आप देखो ना कि भाई आपने सडन कंप्रेशन किया तो कोई टेम्परेचर बाहर रिलीज ही नहीं हुआ, उसको टाइम भी नहीं मिला बाहर जाने का, तो हम यही समझेंगे कि हमारा वॉल क्या है, यहाँ पे एडियाबैटिक है। ओके, चलो नेक्स्ट है कि भाई अगर आप इस गैस को सडनली तो नहीं कंप्रेस करते हो, इनफैक्ट इस केस में आप क्या कर रहे हो, गैस को ना हीट कर रहे हो और एक्सपैंड करने के लिए अलाउ कर रहे हो। मान लो कि इसके अंदर प्रेजेंट ये गैसियस मॉलिक्यूल, ये सारे जो गैसियस मॉलिक्यूल है, आप यहाँ नीचे से इनको हीट कर रहे हो, तो यार ये एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, अगर ये एक्सपैंड करेंगे तो होगा क्या, इनके टेम्परेचर में चेंज आएगा, मतलब टेम्परेचर इसका राइज करने लग जाएगा। ओके, अब अगर इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है ड्यू टू हीट सप्लाई इज इक्वल टू फॉल इन टेम्परेचर। मगर ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर की ओर राइज कर रहा है, अगर ये वॉल एडियाबैटिक नहीं है तो बाहर की ओर टेम्परेचर निकल जाए, क्योंकि आपने ऐसा सडन सा हीट तो नहीं किया, आप इसको धीरे 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 हीट कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो एक्सपैंड करने के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ेगा भी लेकिन बाहर की ओर रिलीज भी होगा। तो जितना बढ़ा उतना ही रिलीज हो गया, मतलब ओवरऑल टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना हो गया, अगेन 0 हो गया। तो जब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट 0 हो गया तो इस केस में अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, यानी कि उसने कितना हीट लिया था, तो वो होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे होगा, देखो फॉर्मूला वही है, C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू
डिवाइडेड बाई मास इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। अब क्योंकि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो है वो है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी कि सेकेंड वाले केस में स्पेसिफिक हीट बन गया इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितने सारे गैस के केस में स्पेसिफिक हीट बनते आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आप गैस को हीट करते हो और अगेन इस केस में भी उसको अलाउ करते हो कि यार वो एक्सपैंड हो जाए, लेकिन इस केस में जो एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर जो बाहर की ओर रिलीज हो रहा है ना, ये जो बाहर की ओर रिलीज हो रहा है ये कम है एज कंपेयर टू जो टेम्परेचर इसको नीचे की से ऊपर की ओर मिल रहा है। यानी कि जो टेम्परेचर गैसियस मॉलिक्यूल के पास फिलहाल बढ़ा है, अगेन रिपीटिंग फिलहाल बढ़ा है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो टेम्परेचर बाहर की ओर रिलीज हुआ है। समझ में आ गया यहां तक? ओके, तो हमने ये चीज देख लिया कि टेम्परेचर अगर इसके पास फिलहाल ज्यादा है तो टेम्परेचर होगा पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर होगा पॉजिटिव तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो सारी, डेल्टा क्यू की कुछ वैल्यू होगी, मास कुछ होगा, और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो होगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल स्पेसिफिक हीट बन जाएगा पॉजिटिव। यानी कि तीसरे केस में स्पेसिफिक हीट बन रहा है पॉजिटिव। ओके, अब चौथे केस में क्या करना है कि आप ना इसको हीट करो और अलाउ करो एक्सपैंड करने के लिए, मगर जब ये एक्सपैंड होगा तो यहां से टेम्परेचर ज्यादा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जितना वो इंक्रीज कर रहा है उससे ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो ओवरऑल टेम्परेचर हो जाएगा नेगेटिव, तो आपके पास स्पेसिफिक हीट भी आ जाएगा नेगेटिव। 4 केसेस थे, एक में सडन कंप्रेशन किया था, एक में आपने क्या किया कि भाई अलाउ तो किया लेकिन जो भी टेम्परेचर जा रहा था और रिलीज हो रहा था वो दोनों बराबर थे। एक केस में जाने वाला टेम्परेचर जो था वो ज्यादा था और रिलीज होने वाला कम था, और लास्ट वाले केस में जाने वाला टेम्परेचर कम है और रिलीज होने वाला ज्यादा है, तो वो उस केस में नेगेटिव आ गया। तो ये 4 केसेस लिमिट्स के केस में आपको समझ आ गया कि कौन कौन से लिमिट हमें कंसीडर करना है। हमें सिर्फ ये 4 लिमिट लेके चलना है, आगे इससे भी ज्यादा गैसियस के स्पेसिफिक हीट निकल के आते हैं हमारे सामने। तो ये हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन था। आई होप कि आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस फुल डिटेल में समझ आया होगा। तो इतने सारे हमारे पास गैस के केस में स्पेसिफिक हीट थे, राइट। अब सभी स्पेसिफिक हीट में से हम सभी को तो काउंट नहीं कर सकते ना गैस के लिए, तो वैसे कौन से 2 मेजर स्पेसिफिक हीट होंगे या फिर कौन से 2 प्रिंसिपल होंगे गैस के स्पेसिफिक हीट के लिए, आइए जरा हम उसको समझें। देखिए क्वेश्चन बोला हुआ है कि डिफाइन 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। स्पेसिफिक हीट के 2 प्रिंसिपल बताओ, और फिर साथ में ये बताओ कि क्यों मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आइए समझते हैं पहले ये है क्या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब हम बात करेंगे 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस की, देखो बोला क्या गया है कि आउट ऑफ मेनी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस 2 आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। 2 जो होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस कुछ ज़्यादा ही होती है। जैसे वन व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब गैस को आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हो तब जो स्पेसिफिक हीट निकल के सामने आता है, और एक केस कि जब आप गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हो और उस वक्त जो स्पेसिफिक हीट आएगा, इन दोनों को हम कहते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। और इनको डिफाइन कैसे करेंगे, चलिए डिफाइन करते हैं। पहला जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको डिफाइन किया जाता है कि आपको कितने हीट की ज़रूरत पड़ती है कि आप 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दो। ठीक है, ओके, और उस वक्त आपको कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये काम कैसे करोगे, मान लो कि ये हमारे पास कंटेनर है, सपोज ये प्रेशर कुकर मान लो, और प्रेशर कुकर के ऊपर आपने यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया। अब जो आपने यहाँ पे वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को क्या किया, फिक्स कर दिया ना। वॉल्यूम इसका बढ़ नहीं सकता, राइट, और इसके अंदर होंगे गैसियस पार्टिकल। लेट सपोज यहाँ पे बनाते हैं गैसियस पार्टिकल, तो ये सारे अपने होंगे गैसियस पार्टिकल। अब जब आप इसको हीट करोगे और इस दौरान जो भी हीट होगा उस हीट को क्या कहोगे, उसको कहोगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि जितनी मर्जी आप हीट दे दो वॉल्यूम में राइज तो होने वाला है नहीं। अच्छा, अब एक और बात सोचो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आप हीट सप्लाई करते हो वो कहाँ जाता है, वो जाता है इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने और इसके अंदर वर्क डन करने। अब वर्क तो होगा नहीं, वर्क कैसे होगा जब तक इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी वॉल्यूम राइज नहीं करेगा तो वर्क होगा नहीं, राइट। तो वर्क तो होना नहीं है, तो सारा का सारा जो हीट है ना वो इसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ना पॉइंट आपको आगे हेल्प करेगा ये समझने में कि CV जो फिलहाल हम निकाल रहे हैं वो कम क्यों होता है CP के कंपैरिजन में। तो आई होप आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है। सेम कहानी है यहाँ पे भी कि कितने हीट की आपको ज़रूरत पड़ती है ताकि आप जो कंटेनर के अंदर गैस रखा हुआ है ना आपने, उसके 1 मोल को आप 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दो। ठीक है, और प्रेशर जाहिर सी बात है कांस्टेंट रखना है आपको, तो ऐसे को कहते हो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं CP से। C जो होता है ना स्पेसिफिक हीट के लिए सिंबल होता है। यहाँ पे आपने क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है CP से, और ऊपर वाले केस में रिप्रेजेंटेशन होता है CV से। समझ गए यहाँ तक? चलिए
अब सवाल है कि Cp ज़्यादा क्यों होता है Cv से, तो आइए इसको भी हम समझें। देखो इतना हमें पता है कि पहले कंटेनर बनाते हैं, फिर इसमें हम रखते हैं गैस, और फिर हम आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम हीट सप्लाई करते हैं। ओके, अब देखो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि ये जो Q है ना, ये Q है आपका हीट जो इसके अंदर जाएगा, तो वो इसके इंटरनल एनर्जी साथ में इसके अंदर वर्क डन करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जो भी ये डेल्टा Q आपने सप्लाई किया, इट विल इन्हांस द इंटरनल एनर्जी एज वेल एज डू सम अमाउंट ऑफ वर्क, राइट। तो यहाँ पे ये वर्क करेगा। शुरू वाले केस में क्या था, जब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, क्या कोई वर्क हो रहा था? बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे जो हीट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंटरनल एनर्जी में। वहाँ पे केवल और केवल एक ही चीज़ है, वो है इंटरनल एनर्जी, राइट। लेकिन अगर आप प्रेशर वाले केस में समझो इस बात को, तो प्रेशर जब आप कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम जितनी मर्जी उतनी बढ़ा लो। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक पतीले में आप पानी उबाल रहे हो, ढक्कन नहीं लगाया आपने ऊपर, तो वॉल्यूम जो है वो जितना मर्जी उतना ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। वेपर्स आराम से ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो अगर वेपर ऊपर की ओर चले गए मतलब वर्क हुआ। अब वहां पे क्या हो रहा है कि क्यूब ना वर्क भी कर रहा है, साथ में इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि Cp वाले केस में, यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट था, तब ज़्यादा हमारे पास स्पेसिफिक हीट होगा या फिर Cv वाले केस में? ऑब्वियसली Cp वाले केस में, क्योंकि वहाँ पे दोनों काम हुए हैं। Cv वाले केस में तो केवल इंटरनल एनर्जी में राइज हुआ है, तो एक फैक्टर एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रखा हुआ है यहाँ पे। आप सोचो जो पतीला है ना, लेट सपोज इसको हम पतीला मान लेते हैं, इसके ऊपर के ढक्कन को हटा देते हैं। ओके, अब हुआ क्या कि इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ये एटमॉस्फेयर का लग रहा है। फिर चाहे ये पार्टिकल हो, चाहे ये पार्टिकल हो, चाहे ये राइज करके ऊपर चला जाए, सब पे एक बराबर प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो हर पॉइंट पे इक्वल लगता है। तो इस केस में हम कह सकते थे ना कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे अचीव किया आपने जो भी प्रोसेस को अंजाम दिया था। तो हमारे पास Cp और Cv के रिलेशन में हर वक्त Cp जो है वो ग्रेटर होता है Cv से। और मैंने इसको ग्रास रूट से लेके बिल्कुल डेप्थ तक आपको समझा दिया। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो यही बोला गया है कि जब भी आप किसी गैस को हीट करते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो गैस एक्सपैंड करता है मतलब वो वर्क करता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। अब जो आपने हीट सप्लाई किया है उसका इस्तेमाल दो तरीके से किया गया, पार्शियली तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और कुछ हिस्सा जो हीट का है वो वर्क डन के केस में किया गया इस्तेमाल। अब जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू वर्क डन इज यूटिलाइज। तो ये जो वर्क डन में एडिशनल हीट यूटिलाइज हुआ है ना, ये यहाँ पे की रोल प्ले करता है। ओके, अब जब हम बात करेंगे कि हेंस मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहाँ पे वो एक ही मोल ज़्यादा हीट लेगा। क्यों? क्योंकि उसी मोल को पता है कि भाई मेरे को मेरा टेम्परेचर भी बढ़ाना है, मतलब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाना है, और साथ में हमें आगे जाके वर्क भी करना है। तो भाई वो जो पर्टिकुलर मोल है ना, वो ज़्यादा टेम्परेचर अचीव करेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, तो स्पेसिफिक हीट बढ़ जाएगा। समझ गए? अब आप एक बात समझो कि आपको एक बच्चा है जो कि घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, और एक बच्चा है जो स्कूल जाके पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई दोनों कर रहे हैं, मगर जो स्कूल जा रहा है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैं टाइम की बात करूं, क्योंकि उसको ट्रैवलिंग टाइम भी चाहिए, उसको स्कूल जाना है, पहुंचना है, सारे काम भी करने हैं, साथ में जो पढ़ाई करेगा उस टाइम में जो टाइम लगेगा वो। और एक बच्चा जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है, तो पढ़ाई दोनों नहीं करी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम किसको ज़्यादा लगा? टाइम ज़्यादा लगा जो स्कूल गया। तो यही कहानी हो जाती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के केस में। प्रेशर वाले केस में उसे वर्क भी करना होता है। तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जय हिंद।